पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। हम आपकी मुलाकात करवाएंगे सुनीता दुग्गल जी से। सुनीता दुग्गल जी सांसद हैं, सिरसा से, चंडीगढ़ के अंदर मौजूद हैं, आई हुई हैं। इनसे बातचीत करेंगे कई अहम मुद्दों के ऊपर। मैम, सबसे पहले आपका स्वागत है पंजाब केसरी में। धन्यवाद, नमस्कार। मैम, सबसे पहले शुरुआत करूंगा तीसरी वेव को लेकर। जिस प्रकार से सरकार बहुत ज़्यादा सजग है, बीजेपी संगठन ने भी इस बारे में चर्चा करनी शुरू कर दी है, आप बतौर सांसद भी और एक महिला होने के नाते भी, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि वो वेव सबसे ज़्यादा बच्चों पर प्रभाव डालेगी। आपका दृष्टिकोण क्या है, कैसे बच्चों की सुरक्षा हो सकती है? देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिस तरह से इस बात को लेकर जो है वो चिंतित हैं, और तो उन्होंने पूरा सभी स्टेट्स को जो है वो अलर्ट जारी किया है, और उसके साथ साथ उन लोगों को बिल्कुल ताकीद की है इस बात की कि आप लोग जो है इस बात का ध्यान रखें कि किसी भी तरह से अगर तीसरी वेव जो है आती है तो वो बच्चों का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखा जाए ताकि उनको किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो सेकेंड वेव जो है धीरे धीरे बिल्कुल अब ख़त्म हो रही है, और उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो प्रोटोकॉल का जिस तरह से ध्यान रखा जा रहा है। हमारे आम नागरिक जो हैं वो मास्क लगा रहे हैं और डिस्टेंसिंग रख रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि उसके हिसाब से मैं उम्मीद करती हूँ कि प्रभु करें कि थर्ड वेव अगर ना ही आए तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आती है तो बहुत अच्छी तरह से पूरी स्टेट्स, खासकर हमारे जो हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, सभी जगह पर उन्होंने बहुत अच्छी तरह से ये कोशिश की है कि हम ऐसे अरेंजमेंट्स करें कि किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। मैम, लोकसभा में आपको एक कमेटी का इंचार्ज बनाया गया, चेयरमैन बनाया गया। वो कमेटी क्या है और उसकी वर्किंग क्या है, उसका नाम क्या है? वो है कि कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट एसोसिएशन जो है, कॉमनवेल्थ की वुमेन पार्लियामेंट जो एसोसिएशन है उसका मुझे चेयरपर्सन बनाया गया है, जिसमें कि मेंबर हैं हमारी एक सरोज पांडे जी जो राज्यसभा की सांसद हैं, और इसके साथ साथ लोकसभा की सांसद हैं अपराजिता सारंगी जी, वो हैं। और इसके अलावा पूरे इंडिया से 4 जोन में जो डिवाइड किया गया है, तो वहाँ से जो हमारी वहाँ की जो विधायक हैं तो वो लोग भी इसके मेंबर होते हैं। और इनकी अभी 21 को जो है अभी उसकी उसका एक वर्कशॉप हुई थी, वेबिनार हुआ था, जिसके अंदर की कम से कम भी 89 कंट्रीज जो हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव जुड़े हुए थे। और उसमें जो है हमारा जो टॉपिक था वो था वुमेन पार्लियामेंट्री एंड ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। उस टॉपिक के ऊपर वेबिनार था। वो जो है 89-90 के करीब कंट्रीज जो जुड़े थे, और हमारी जो CWP की जो हमारी पूरे इस CWP की पूरी जो वो चेयरपर्सन है वो भी उसमें थी, और CPA जो है कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट एसोसिएशन, तो वो उनके भी जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो लोग उसमें जुड़े हुए थे। स्टीफन ट्विग हैं, वो जुड़े हुए थी, और इसके साथ साथ हमारी एक पाकिस्तान से जो चेयरपर्सन है वो भी जुड़ी हुई थी, गुलजार खान। तो बहुत लोग इसके अंदर जुड़े हुए थे, और इसके अंदर जो है कि जो जेंडर सेंसिटिविटी को लेकर जो है वो उसमें इशू रहता है कि किस तरह से जो हमारी वुमेन पार्लियामेंटेरियंस हैं तो वहाँ पर उनको कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं रहती है, और वुमेन की जो रिप्रेजेंटेशन है वो किस तरह से पॉलिटिक्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हो, ये भी एजेंडा रहता है। मैम, जिस प्रकार से जब आप सांसद बनी, आपने एक एजेंडा लेकर चली थी, कई चीज़ें लोगों को आपने वायदे किए थे। सिरसा लोकसभा क्षेत्र के जो वो वायदे थे, उनमें से अहम वायदे, क्योंकि कोविड चल रहा है इसलिए सारे वायदों की चर्चा नहीं करूंगा, अहम वायदे जो बहुत ज़्यादा मूलभूत रूप से लोगों को प्रभावित करते हो, जिन पर काम शुरू हो चुका हो या होने वाला हो, उनकी चर्चा करनी चाहूँगा। देखिए, ऐसा है कि मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं जितने भी हमारे जो केंद्र के मंत्री हैं उनसे मिलकर जितनी भी जो भी हमारी वहाँ की दिक्कतें हैं उनको दूर करने की कोशिश करूं। और इसके साथ साथ आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ भी मेरी जो है वो समय समय पर मुलाकात होती रहती है। और अभी आप देखिए कि रिसेंटली अगर देखें तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कम से कम भी वहाँ पर 150-200 करोड़ की जो है परियोजनाएं उनका शिलान्यास किया है या कि उनका उद्घाटन किया है। तो सड़कों का ऐसा जाल बिछ गया है उस एरिया में, जिस एरिया में बहुत ज़्यादा बुरा हाल था सड़कों का। अगर आप जाके देखें, चाहे हम जो कनेक्टिविटी है शहर से गांव की उसकी बात करें, चाहे हम हाईवेज़ की बात करें, तो सड़कों का बिल्कुल जाल बिछ गया वहाँ पर। और इसके साथ साथ रेलवेज़ के लिए मेरी कोशिश रही, और मैंने पार्लियामेंट के अंदर भी बहुत बार ये बात उठाई। तो वहाँ पर जो जैसे रेलवे स्टेशन जो सिरसा का था उसके लिए जो पैसा पास हो गया है, और वो क्योंकि कोविड की वजह से थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा माहौल खुलेगा तो वहाँ पर भी जो है 2.5-3 करोड़ रुपया से वहाँ का जो वहाँ का प्लेटफॉर्म है वो बहुत अच्छे तरीके से उसकी ब्यूटिफिकेशन होगी, उसके लिए भी उसके लिए पैसा पास हुआ है। और बहुत सी ट्रेन ऐसी हैं जो कि चलाने के लिए हमारे आदरणीय जो पीयूष गोयल जी हमारे मंत्री जी हैं उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है, और कुछ जो है वो जैसे ही कोविड का माहौल ठीक होता है तो वहाँ से चलेंगे और लोगों को बहुत लाभ मिलेगा। किन किन रूट्स के लिए ट्रेन चलेंगी वहाँ से?
बहुत से रूट्स हैं, जैसे एक तो जो हमारी गोरखधाम थी उसके लिए हमने बात की थी, और इसके साथ साथ किसान एक्सप्रेस थी उसके लिए बात की थी, कुछ समय चेंज करने के लिए बात की थी, कुछ हमने रूट चेंज करने के लिए बात की थी कि जो ट्रेन एक जो है कि वाया रेवाड़ी से गुड़गांव की तरफ होती हुई जाए वो दिल्ली के लिए, क्योंकि वहाँ से कोई कनेक्टिविटी नहीं थी। तो बहुत सी इस तरह की ट्रेन हैं जिसके लिए हमने बात की। नरवाना से भी एक ट्रेन जो है उसके लिए भी हमने रिक्वेस्ट की है उनको कि वहाँ से अगर उधमतान साहब का, ताकि उनको फ़ायदा मिल सके। तो बहुत सी ट्रेन हैं जिसके बारे में हमने रिक्वेस्ट किया, तो उसमें से कुछ हो रही हैं और कुछ हो जाएंगी आगे धीरे मैम, धीरे। आपके लिए कई चुनौतियां हैं सिरसा में। सबसे आपके बनने से पहले की चुनौतियां हैं, जैसे कि नशे की मंडी सिरसा को कहा जाता है। नहीं, देखिए ऐसा कि बहुत, अगर आप कंपैरिजन अगर करके देखें तो बहुत ज़्यादा पहले से जो है उसमें फ़र्क पड़ा है, और अब जो है वो माहौल वैसा नहीं है जैसा कि पहले था, और बहुत ज़्यादा संख्या में जो है वो ड्रग्स के जो है पेडलर्स, उनको पकड़ा जा रहा है और उनको सख्त से सख्त सजाएं भी हो रही हैं, और बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है पहले से। और साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश से वहाँ पर अब जो है रतिया में भी हम बात करें, डबवाली में भी, सिरसा में भी, वहाँ भी बात करें, तो वहाँ पे जो रिहेबिलिटेशन सेंटर है ड्रग एडिक्शन के जो थे वहाँ पे सेंटर्स जो वो भी बने हैं वहाँ पर, उससे भी उसका भी बहुत लाभ मिल रहा है। मैम, इसमें कहीं ना कहीं पड़ोसी राज्य पंजाब और राजस्थान का भी प्रभाव है, वहाँ ज़्यादा नशे की मंडी बनने पर। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए कि बहुत ज़्यादा पंजाब का बहुत ही ज़्यादा प्रभाव है, और उसकी वजह से ही हमारा वहाँ का युवा जो है वो नशे की गर्त में जा रहा था, लेकिन धीरे धीरे वो इस बात को समझ रहे हैं, और जिस तरह से जो सख्ती हमारी सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से की जा रही है, उससे वहाँ पर बहुत लगाम लग रही है। मैम, संगठन और सरकार की बात की जाए, क्योंकि सरकार आज बीजेपी की है, चाहे यहाँ लगा लीजिए हरियाणा में या केंद्र में लगा लीजिए, संगठन भी बीजेपी का है, उसकी कितनी भागीदारी रहती है? क्योंकि आप सत्ता में हैं तो ज़्यादा काम लोगों के हो पाए, कई लोग संगठन पे पहले अप्रोच करते हैं। देखिए ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो दुनिया का, मुझे लगता है कि एक अलग ही तरह का यूनिक संगठन है। इसी में आप ये देखेंगे कि जैसे अब ये पेंडेमिक की जो बीमारी है, इसके अंदर भी जहां दूसरे जितने भी दल हैं, जितनी भी पार्टी हैं, वो गुमनाम होकर बैठी हैं अपने अपने घरों में, हमारी पार्टी का कार्यकर्ता बाहर निकलकर मुखर होकर लोगों की सेवा में लगा हुआ है। और इसलिए हमारे आदरणीय जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जगत प्रकाश नड्डा जी, उन्होंने संगठन का नाम दिया है सेवा ही संगठन है, और कि सिर्फ आप पॉलिटिकली ही जो है वो एक्टिव ना रहो, आप सोशली भी एक्टिव रहो, कि आपको सामाजिक जो जिम्मेवारियां हैं उनको भी आप एक कार्यकर्ता के रूप में निभाओ। और आप देखिए सेवा रसोई की बात करें हम, चाहे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की बात करें, जितनी मदद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने इस पेंडेमिक में एक आम नागरिक की, एक आम जनता की करने की कोशिश की है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा उदाहरण आपको किसी भी और दल में मिलेगा। मैम, सिरसा से जुड़ा हुआ एक सवाल है, शुद्ध राजनीतिक सवाल है। अब तो आप राजनीति में, लेकिन अगर आपका अतीत देखा जाए तो एक आप राजपत्रित अधिकारी रहे हैं, भारतीय सेवा में रहे हैं, इसलिए सवाल जरूरी है क्योंकि सिरसा से संबंधित है वो। जी, जी। ओम प्रकाश चौटाला जी सिरसा से संबंध रखते हैं, इनेलो के सुप्रीमो हैं, जेल ने उनको रिहा कर दिया है। इनेलो अब ये उम्मीद लगा रही है कि इनेलो को एक ऑक्सीजन मिल गई है, इनेलो अब बहुत जल्दी खड़ी हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी। राजनीतिक दृष्टिकोण से आप क्या कहेंगी? देखिए ऐसा कि जो जैसे इससे पहले भी जो चुनाव हुए, खासकर अगर मैं बड़ौदा की बात करूं, तो वहां पर हमारे आदरणीय ओम प्रकाश चौटाला जी ने, मुझे नहीं लगता कि कोई भी गांव छोड़ा होगा। और उसके बाद नतीजा क्या निकला, रिजल्ट क्या निकला, तो जनता बड़ा जो है समझदारी से काम लेती है, बहुत समझदार हो गई है जनता। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कोई इम्पैक्ट जो है, वो ठीक है कि हमारे बुजुर्ग नेता हैं, और मैं उनको उनकी रिहाई पर मुबारकबाद भी देती हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि राजनीतिक दृष्टि से उनके रिहाई के बाद कोई बहुत ज़्यादा कोई ऐसी कोई संजीवनी जो है वो आईएनएलडी पार्टी को मिलने वाली है। जो जिस तरह का आप देख रहे हैं कि अभी सिर्फ एक ही उनके विधायक थे, और वो भी अब जैसे कि उन्होंने इस्तीफा दिया, तो मुझे नहीं लगता कि आईएनएलडी का कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव अब उस एरिया में रह गया, क्योंकि लोग समझते हैं कि एक वो अलग ही तरह की राजनीति थी, लोग उससे उकता गए थे, लोग उससे परेशान हो गए थे, इसलिए उन्होंने बदलाव देखा, इसलिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का सांसद वहाँ पर पहली बार बनाया। और मैं इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ सभी हमारे वहाँ की जनता को, सभी नागरिकों को। तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा फर्क जो उनकी रिहाई से पड़ने वाला है। किसानों के आंदोलन को लेकर बात करें, लगभग 7 महीने हो गए, 12-13 वार्ताओं के दौर हो गए, आंदोलन अब भी जारी है। क्या रास्ता इसमें निकलना चाहिए, आप क्या सोचते हैं? देखिए बातचीत और केवल बातचीत से ही जो है वो रास्ता निकल सकता है। मेरी तो गुजारिश है ये हमारे किसान भाइयों से भी कि वो आगे आएं और बातचीत के माध्यम से सरकार से बातचीत करके और इसका समाधान निकालें। और सरकार भी ये चाहती है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तो बार बार ये बात कही है कि मैं सिर्फ एक कॉल दूर हूँ,
आप एक बार आगे बढ़कर आइए। तो मुझे लगता है कि बातचीत के माध्यम से, क्योंकि जो भी सरकार की तरफ से उनको कहा गया है, ये जो तीनों कानून हैं, बार बार हम लोग पूछ रहे हैं कि आप ये बताइए कि इसके अंदर दिक्कत क्या है, तो वो लोग ना ठीक तरीके से ये बता पा रहे हैं कि वहाँ पर दिक्कत क्या है। एमएसपी की बात करें, एमएसपी जितना बढ़ चढ़कर मिल रही है, और आप ये देखिए कि जिस तरह से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी किसानों के लिए बात करते हैं, चाहे हम किसान निधि योजना की बात करें, चाहे हम बीमा की बात करें, तो जितना पैसा जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद हमारे किसान भाइयों को मिला है, तो हमारे इलाके के, तो आप किसी भी किसान से रैंडम जाके पूछिए, वो लिटरली ये बात कहेगा कि जी हाँ, हमें इसका फायदा मिल रहा है, हमें जो है वो हमारी फसलों का हमें बहुत अच्छा जो है वो उसका जो पैसा मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि इस बात को समझना चाहिए, जो खासकर जो छोटे हमारे किसान हैं, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके लिए हमारे किसान भाइयों को जरूर सोचना चाहिए और बातचीत के माध्यम से इसको खत्म करना चाहिए और बातचीत के माध्यम से आगे बढ़ाना चाहिए जो है इस बात को, और आंदोलन को खत्म करना चाहिए। धन्यवाद। तो ये हैं सुनीता दुग्गल जी, इनका मानना है कि किसानों को बातचीत बातचीत बातचीत, यानी केवल बातचीत एक माध्यम है जिसके माध्यम से ये सब चीज़ें हल हो सकती हैं और बातचीत करनी चाहिए। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।